नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लालचंद्र सिंह। अगले आधे घंटे में देखेंगे देश और विदेश की बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अल्जीरिया की राजधानी अल्जीयर्स में अपने समकक्ष अब्देल मजीद तेब्बोने से की मुलाकात। राष्ट्रपति मुर्मू ने अल्जीरिया की स्वतंत्रता के सम्मान में बनाए मकामे शहीद पर श्रद्धांजलि की अर्पित। राष्ट्रपति ने मुजाहिद म्यूजियम का भी किया दौरा। कनाडा में एक मामले से जुड़ी जांच के दायरे में भारतीय उच्चायुक्त समेत अन्य भारतीय राजनयिकों को शामिल करने के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय ने दर्ज की कड़ी आपत्ति। कहा, कई बार मांगने के बाद भी कनाडा ने नहीं दिए सबूत। कनाडा के पीएम ट्रूडो का भारत विरोधी रवैया जग जाहिर। कोलकाता में जूनियर डॉक्टरों का आमरण अनशन जारी। लिखित आश्वासन के अभाव में राज्य के मुख्य सचिव के साथ विभिन्न चिकित्सा संगठनों के प्रतिनिधियों की आज की बैठक भी रही बेनतीजा। कल आईएमए करेगा देश भर में एक दिन का उपवास। उत्तर प्रदेश के बहराइच में फिर भड़की हिंसा। दंगाइयों ने कई वाहनों को किया आग के हवाले। सीएम योगी आदित्यनाथ ने डीजीपी से की बात। उपद्रवियों को सड़कों पर दौड़ाते नजर आए एसटीएफ के मुखिया। एहतियातन इंटरनेट सेवा की गई बंद। और 12वें बायो एनर्जी शिखर सम्मेलन में भारत के हरित विकास लक्ष्यों को सुरक्षित करने और भविष्य के ईंधन के रूप में बायो एनर्जी को अपनाने पर दिया गया जोर। सम्मेलन में अमेरिका, ब्राजील और फ्रांस जैसे प्रमुख जैव ऊर्जा उत्पादक देशों के प्रतिनिधियों ने लिया हिस्सा। ये हेडलाइंस और इस समय की सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज कि कनाडा के रवैये पर भारत की कड़ी प्रतिक्रिया आई है। भारतीय उच्चायुक्त को जांच के दायरे में शामिल करने पर यह आपत्ति जताई गई है। तो कनाडा के रवैये पर भारत की कड़ी प्रतिक्रिया। भारतीय उच्चायुक्त को जांच के दायरे में शामिल जो कनाडा ने किया है उस पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है और कहा है कि कई बार मांगने के बाद भी कनाडा ने कोई सबूत नहीं दिए। विदेश मंत्रालय ने, भारतीय विदेश मंत्रालय ने यह बात कही है और साथ ही यह भी कहा है कि कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो का जो भारत विरोधी रवैया है वो तो जग जाहिर है और दुनिया इसे देख रही है। तो विदेश मंत्रालय ने कनाडा के उच्चायोग प्रभारी को तलब किया है, नई दिल्ली में जो उच्चायोग प्रभारी हैं। तो कनाडा के रवैये पर भारत की ये कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है और कड़े कदम भी सामने आ रहे हैं। ये पूरा मामला भारतीय उच्चायुक्त को जांच के दायरे में शामिल करने को लेकर है, जिस पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है। साथ में कई बार मांगने के बाद कनाडा ने कोई सबूत नहीं दिए। विदेश मंत्रालय ने यह बात कही। हमारी संवाददाता मेघना देव हमारे साथ जुड़ चुकी हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। मेघना, जिस तरह से ये खबर सामने आई है, कनाडा का ये जो कदम, एक और भारत विरोधी कदम सामने आया है, विदेश मंत्रालय ने तत्काल कनाडा के ऊपर ये सवाल उठाया और सिर्फ सवाल ही नहीं उठाया बल्कि एक्शन भी किया है कि उच्चायोग प्रभारी को तलब किया है। जी जी बिल्कुल। देखिए, अगर जिस तरीके से जो हम स्टेटमेंट देख रहे हैं, भारत का जो स्टेटमेंट आया था आज ही दोपहर में जो स्टेटमेंट आया उसमें लिखा गया था कि जो भारत सरकार है वो अब जो रेसिप्रोकेट करेगी इस डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेशन को और भारत अब ये राइट रिजर्व करता है कि वो आगे कड़े सख्त कदम ले सके और उसके साथ ही जो एलिगेशंस लगाए गए हैं इंडियन डिप्लोमेट्स के खिलाफ उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर सके। तो अगर हम इस बात को देखें तो सबसे बड़ी यहाँ पर बात यह है कि शार्सी अफेयर्स जो डीएचसी हैं, कैनेडियन हाई कमीशन जो दिल्ली में है, उनको समन किया गया है। हालांकि अगर हम अक्सर देखें ऐसे किसी भी परिस्थिति में सबसे पहले हाई कमिश्नर को समन किया जाता है। हाई कमिश्नर अगर ना मौजूद हो तो हाई कमीशन का चार्ज जिसके पास होता है उसे समन किया जाता है। तो इस परिस्थिति में शार्सी अफेयर्स डीएचसी हैं जो डिप्टी हाई कमिश्नर हैं, उन्हें समन किया गया है। सबसे अहम बात यहाँ पर कुछ मुख्य बिंदु अगर स्टेटमेंट के हम वापस से दोहराना चाहें तो उसमें सबसे पहली बात यह है कि भारत ने कहा है कि सबूत मांगे गए थे लेकिन लगातार मांगने के बावजूद सबूत नहीं दिए गए हैं। छोटा सा भी कोई सबूत, नॉट अ श्रेड ऑफ एविडेंस हैज बीन शेयर्ड, ये स्टेटमेंट
स्टेटमेंट में साफ तौर पर लिखा गया है। उसके साथ ही कहा गया है कि ये एक तरीके की साजिश है भारत को अगर हम देखें तो भारत की इमेज को खराब करने की एक साजिश है, ये साफ तौर पर सामने आया है। और स्टेटमेंट में भी बड़े ही कड़े शब्दों में लिखा गया है कि भारत की इमेज को स्मीयर करने का एक ये एजेंडा है, एक ये तरीका है। उसके साथ अगर हम देखें यहाँ पर जो स्टेटमेंट मेरे पास है लालचंद, उसमें साफ तौर पर कुछ ऐसी चीजें भी लिखी गई हैं जिसमें बताया गया है कि ना केवल इंडियन जो डिप्लोमेट हैं या इंडियन हाई कमिश्नर हैं, उनको लगातार थ्रेट्स का सामना करना पड़ रहा है, लगातार डेथ थ्रेट्स मिल रही हैं, उनको लगातार धमकियां मिल रही हैं। और ना केवल अभी मिल रही हैं, पिछले एक साल से अगर हम देखें तो लगातार उन्हें धमकियां मिलती जा रही हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर देखते हैं तो ना केवल ऐसी धमकियां मिल रही हैं, बल्कि कनाडा की जो सरकार है उसकी कैबिनेट में भी ऐसे कई लोग हैं जिनके ऐसे एक्सट्रीमिस्ट्स और टेररिस्ट्स के साथ नाता है, और कई ऐसे एक्सट्रीमिस्ट और टेररिस्ट जो हैं वो कनाडा की सरकार में मौजूद हैं। तो ऐसे में ये साफ तौर पर सामने नजर आता है कि कितनी ज्यादा संलिप्त है कनाडा की सरकार भारत विरोधी एजेंडे में। बिल्कुल, और जिस तरह से ये तो बिल्कुल जग जाहिर है कि जस्टिन ट्रूडो की कई ऐसी बातें, कई ऐसे बयान सामने आ चुके हैं, कई ऐसे काम सामने आ चुके हैं जिसमें ये कहा जा सकता है कि वो भारत विरोधी किस तरह से हैं। क्या मजबूरियां हैं उनकी, वो एक अलग बात है कि क्या वो इंटरनली कोई पॉलिटिकल गेन करना चाहते हैं। लेकिन एक बात जो मेघना, जो तमाम बातें भारतीय विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया में कही हैं, मोटे तौर पर जो कनाडा के उच्चायुक्त प्रभारी को तलब किया गया है, मोटे तौर पर यही सारी बातें उनके सामने उठाई जाएंगी। क्या सूत्रों के द्वारा जानकारी मिल रही है, विदेश मंत्रालय के सूत्रों के द्वारा मोटे तौर पर उन्हीं बातों को रखा जाएगा उनके सामने, या कुछ और भी अलग, या फिर आगे के क्या और एक्शन हो सकते हैं भारत की तरफ से? देखिए, जब समन किया गया है तो ऐसे में ये साफ तौर पर है कि अगर जवाब मांगा जाएगा कि किस तरीके, क्या बेसलेस एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट कहा गया है, जो अगर हम देखें तो डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन जो कनाडा की तरफ से आया है इन एलिगेशंस को लेके, उसमें पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट कहा गया है इंडियन हाई कमिश्नर को, और उसके साथ ही जो अन्य इंडियन डिप्लोमेट्स हैं जो वहां हमारे हाई कमीशन में बेस्ड हैं उनको। तो ऐसे में अगर हम देखते हैं तो बेशक इसके लिए जवाब भी मांगा जाएगा, और उसके साथ ही जो स्टेटमेंट है वो अपने आप में एक पूरी जो परिस्थिति है उसको सामने रखता है। एक बहुत बड़ा एक्सपोज है भारत की तरफ से। साफ शब्दों में अगर हम देखें तो जिस तरीके से मैं आपको भारत विरोधी एजेंडा की बात करी थी लालचंद, तो उसमें देखिए 2018 के विजिट की बात है स्टेटमेंट में। 2020 में जब चुनाव के समय पर जिस तरीके के बयान आ रहे थे, भारत विरोधी बयान आ रहे थे, उसकी बात भी है इस स्टेटमेंट में। 2018 में जब जस्टिन ट्रूडो भारत आए थे तो वो किन लोगों से मिले थे, क्यों मिले थे, ये इस तरीके की जो, क्योंकि उस समय भी ये चर्चा हुई थी कि क्यों जस्टिन ट्रूडो इन लोगों से मिल रहे हैं, क्योंकि वो भारत आए हैं, उसके बावजूद वो ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जो भारत विरोधी एजेंडा चलाते हैं। भारत ने लगातार एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है, कई लोगों को एक्स्ट्राडाइट करने के लिए। उस एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट पर भी कनाडा ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। बिल्कुल, ऐसा लग रहा है कि भारत विरोधी काम तो करते रहते हैं, और उन्हीं कामों को कहीं ना कहीं ढकने के लिए या मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए उल्टा भारत के जो वहां पर उच्चायोग अधिकारी हैं उनके ऊपर आरोप लगा दिया है, और कोई वैसा सबूत तो दिया नहीं। बार बार भारत सरकार कह रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मेघना, जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी इस खबर पर देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब बात करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की विदेश यात्रा की, जो अल्जीरिया की आधिकारिक यात्रा पर है। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजधानी अल्जीयर्स में अपने समकक्ष अब्देल मजीद तेब्बोने से मुलाकात की। साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अल्जीरिया की स्वतंत्रता के सम्मान में बनाए मकाम शहीद पर श्रद्धांजलि अर्पित की। और राष्ट्रपति ने मौत जाहिद के राष्ट्रीय संग्रहालय का भी दौरा किया, जो अल्जीरिया के मुक्ति संघर्ष का स्मरण कराता है। इस यात्रा से भारत और अल्जीरिया के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों को और मजबूती मिलेगी।
और अब बात लोकसभा अध्यक्ष के विदेश दौरे की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्विट्जरलैंड के जिनेवा में चल रहे अंतर संसदीय संघ की 149वीं सत्र को संबोधित किया। लोकसभा अध्यक्ष ने अधिक शांतिपूर्ण और सतत भविष्य के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार का उपयोग विषय पर सभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने वैश्विक शांति, समानता और सतत विकास के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी के उपयोग को जरूरी बताया। भारत ने विज्ञान, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का उपयोग करते हुए भारत के लोगों के जीवन में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन करने में सफलता प्राप्त की है। एक्सेलेंसी विश्व के विशालतम लोकतंत्र भारत की संसद में लोकसभा सदस्यों के निर्वाचन हेतु हाल में ही आयोजित 2024 आम चुनाव में टेक्नोलॉजी एवं इलेक्ट्रॉनिक मशीनों ईवीएम का उपयोग करते हुए 642 मिलियन वोटर की सहभागिता के साथ विश्व का नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ने अपने संबोधन में स्टार्टअप का जिक्र करते हुए कहा कि भारत 118 यूनिकॉर्न के साथ विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप केंद्र बन गया है। भारत ने स्टार्टअप ऑफ इंडिया के तहत नवाचारों, टेक्नोलॉजी व उद्यमिता को विशेष प्रोत्साहन दिया है। 118 यूनिकॉर्न के साथ भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप यूनिकॉर्न राष्ट्र बन चुका है। इन 118 यूनिकॉर्न का मूल्यांकन 335 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है। अगली खबर, यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम ने सोमवार को नई दिल्ली में द्विपक्षीय व्यापार, सेमीकंडक्टर निवेश, एआई और अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकी सहयोग को बढ़ाने के लिए अपने वार्षिक इंडिया लीडरशिप समिट 2024 की मेजबानी शुरू की। प्रारंभिक सत्र में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, लिंक्डइन के सीईओ रयान रोस्लैंस्की शामिल हुए। इसी पर पेश है ये एक रिपोर्ट। इंडिया लीडरशिप समिट 2024 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान समेत कई प्रमुख वक्ताओं ने हिस्सा लिया। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के बाद पिछले 4 वर्षों में भारत की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिग्री के बजाय कौशल विकास को प्राथमिकता दी है। उन्होंने रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए छात्रों के कौशल विकास के महत्व पर जोर दिया। Last 4 years, there is a new set of digital education ecosystem in India. India is embracing new technologies for its communication, for its teachers' competency, for its pedagogy, for its curriculum, for its high-end research, for skilling. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने उभरते क्षेत्रों के साथ साझेदारी का मार्ग प्रशस्त किया है। उन्होंने आगे एनईपी 2020 के बहुभाषावाद पर ध्यान केंद्रित करने को रेखांकित किया। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे शिक्षा प्रणाली में कई भाषाओं को शामिल करने से भारत की साक्षरता दर बढ़ सकती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुभाषावाद का उद्देश्य विविध पृष्ठभूमि के छात्रों को सशक्त बनाना है। There are 22 scheduled languages in India. NEP is giving importance to all the 22 languages. Beyond that, NEP is recommending to produce more primer to have a link between more than 100 local language dialects. केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी सत्र में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यूएस और भारत मिलकर सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। We both believe in freedoms, we both believe in innovations, we both believe in not incremental change, but we believe in monumental change, and we believe in doing things that will benefit the world. So I think that sets the tone for this strategic partnership forum to really contribute to the well-being of not only both nations but to the globe in general.
400 से अधिक वैश्विक कंपनियों के अपने व्यापक नेटवर्क के माध्यम से यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं के बीच में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों को जोड़ने का काम कर रहा है। शिखर सम्मेलन में हुई चर्चाओं में अमेरिका भारत साझेदारी का उद्देश्य शिक्षा, प्रौद्योगिकी और सतत विकास के क्षेत्रों में साझा लक्ष्यों को बेहतरी के काम करना है, जिससे दोनों देशों के लिए उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त हो सके। विशाल बैरिस्टो की रिपोर्ट, टीडी न्यूज। अगली खबर, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने दिल्ली के श्रम शक्ति भवन में आयोजित एक प्रेस वार्ता में 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 की घोषणा की। यह पुरस्कार जल संरक्षण और प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित किया गया है। ओडिशा को बेस्ट स्टेट का पुरस्कार दिया जाएगा, जबकि पालमपुर को बेस्ट ग्राम पंचायत का पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा सूरत को बेस्ट लोकल बॉडी के लिए सम्मानित किया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में सीकर के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जेठबान को बेस्ट स्कूल कॉलेज का पुरस्कार दिया जाएगा। इन पुरस्कारों का वितरण 22 अक्टूबर को राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा पानी के लिए काम करने वाले लोगों के लिए उसको प्रोत्साहित करने के लिए 2018 से ये अवार्ड देना शुरू हुआ था। इसकी आवश्यकता भी इसके लिए है कि पानी की समस्या की वजह से कई लोगों को अपना गांव छोड़ना पड़ता है, कई लोग अपना स्टेट भी छोड़ देते हैं। तो ये समस्या को हल करने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनेक उपाय किए हैं। सबसे पहला उपाय तो है कि पहले पानी का बचत करने की आदत होनी चाहिए। आगे की खबरों में, नई दिल्ली के होटल द ललित में CII का 12वां बायो एनर्जी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। फ्यूलिंग द फ्यूचर, सिक्योरिंग इंडियाज ग्रीन ग्रोथ गोल्स थीम पर आधारित इस सम्मेलन में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हिस्सा लिया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बायो एनर्जी के उत्पादन से पेट्रोल और डीजल के आयात में कमी आएगी। केंद्रीय मंत्री ने जोर देकर कहा कि पेट्रोल और डीजल के आयात पर 20 लाख करोड़ रुपए का खर्च आता है। साथ ही बायो एनर्जी के उपयोग से अन्नदाता किसान ईंधन दाता बन पाएंगे और उन्हें सालाना अच्छी आमदनी भी होगी। बायोफ्यूल का उपयोग करके हमारे देश के एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट को भी बढ़ा सकते हैं और किसानों को भी समृद्ध संपन्न कर सकते हैं। अभी जैसे इथेनॉल है, इथेनॉल हम शुगर केन जूस से बनाते हैं, बाद में बी हेवी मोलाइसिस जो है 7% जो आता है उससे बनाते हैं, और उसके बाद फूड ग्रेन से भी बना सकते हैं, ब्रोकन राइस से, कॉर्न से भी बना रहे हैं। अब इसके साथ नुमालीगढ़ में हमारे यहाँ बाम्बू से इथेनॉल बना है, तो नेचुरली वो इकोनॉमिकली वायबल है। राजनीति की दुनिया से एक बड़ी खबर, महाराष्ट्र बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक खत्म हो गई है। महाराष्ट्र में सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे से जुड़े मसले पर चर्चा हुई है। आगामी चुनाव से जुड़े कई विषयों पर इस बैठक में चर्चा हुई है और इस बैठक में महाराष्ट्र बीजेपी से जुड़े कोर ग्रुप के नेता शामिल हुए और खास तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में मौजूद रहे। तो लगातार जो है महाराष्ट्र को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व वहां का दौरा कर रहा है और वहां के बारे में लगातार जो चुनावी तस्वीर है, जो चुनाव में सीटों का बंटवारा है महायुति के अंदर, जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी महायुति का सबसे बड़ा साझीदार दल है और इसके साथ ही वहां पर जो शिवसेना की एकनाथ शिंदे का गुट है वो उस महायुति के अंदर है। साथ में एनसीपी अजीत पवार का पूरा गुट जो है वो भी महायुति के अंदर है और दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी है। लेकिन महायुति की जहां तक बात है तो ऐसा माना जाता है, ऐसा समझा जाता है कि विभिन्न दलों के बीच, यानी जो तीनों के तीनों दल हैं, उनके बीच आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के सीटों को लेकर एक मोटे तौर पर समझौता हो गया है, जिसमें एक तरह की सहमति बन गई है। भारतीय जनता पार्टी करीब 150 या फिर उसके ऊपर की सीटें लड़ सकती हैं और जैसा कि हम जानते हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा में कुल मिलाकर 288 सीटें हैं और उन 288 सीटों के लिए चुनाव होना है।
कभी भी वहाँ के चुनाव को लेकर के चुनाव आयोग नोटिफिकेशन जारी कर सकता है और महाराष्ट्र और झारखंड में ये चुनाव हो सकते हैं। तो बड़ी खबर यह है इस समय कि महाराष्ट्र बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक खत्म हो गई है। इस कोर ग्रुप की बैठक जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रही। सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे से जुड़े मसले पर चर्चा हुई और ये जो बैठक थी ये बीजेपी की थी, यानी इसमें बीजेपी के बड़े नेता शामिल हुए। आगामी चुनाव से जुड़े कई विषयों पर चर्चा हुई। तो खबर पर नज़र रखे हुए हैं हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र जो कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, ये जो बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, कोर ग्रुप की बैठक थी, इसमें भारतीय जनता पार्टी के कौन कौन से बड़े नेता शामिल हुए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा? देखिए, इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा जो महाराष्ट्र से प्रमुख नेता देखें तो विनोद तावड़े थे। इसके साथ ही साथ जो चुनाव प्रभारी और महाराष्ट्र के प्रभारी वो भी इस बैठक में शामिल हुए। भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव केंद्रीय मंत्री वो भी इस बैठक में कहा जा रहा है मौजूद थे। और महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष हो, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्रियों से जो तमाम जो महाराष्ट्र कोर ग्रुप के जो नेता हैं वो इस बैठक में मौजूद थे। 3 अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई जो सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी कम से कम कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। सहयोगी के साथ सीट बंटवारे से औपचारिक बातचीत से पहले तो कहा गया है कि कम से कम 160 सीट बीजेपी चाहती है कि वो महाराष्ट्र में चुनाव लड़े। उसको लेकर एक चर्चा हुई है। दूसरी बात इस बात पर चर्चा हुई है कि उन सीटों को चिन्हित किया जाए जहां पर थोड़ी ज्यादा चुनौती है, यानी जिन सीटों पर बीजेपी मानती है कि उसकी लड़ाई थोड़ी सी आसान रहने वाली है, उन सीटों को एक अलग रखकर जहां पर थोड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति है उन सीटों पर क्या तैयारी है पार्टी को, उसको लेकर एक चर्चा करने की बात कही गई है। और वहां चूंकि ये बैठक आप देखें कि अब महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों का ऐलान बहुत दूर नहीं है, तो ऐसे में उससे पहले जो राज्य चुनाव समिति की बैठक होनी है बीजेपी की, जिसमें उम्मीदवारों के नाम का पैनल बनेगा जो केंद्रीय चुनाव समिति को आएगा जब औपचारिक तौर पर सीटों का बंटवारा हो जाएगा सहयोगियों के साथ, उससे पहले एक कोर ग्रुप की बैठक हुई है। तो इस सब बात को लेकर भी चर्चा हुई है कि कौन मजबूत उम्मीदवार हो सकते हैं, उम्मीदवारों के चयन में क्या। मैं बिल्कुल इसी पर आने वाला था कि क्या इस बैठक में ये भी चर्चा हुई होगी कि जो सीटें बीजेपी मानकर चल रही है कि इन सीटों पर हमें लड़ना है, यानी बीजेपी को लड़ना है, उस पर उम्मीदवारों, संभावित उम्मीदवारों के नाम पर भी चर्चा हुई क्या इस बैठक में? ये देखिए, जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि ये कहा गया है राज्य बीजेपी के नेताओं से कि जिन जिन सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ना चाहती है वहां पर संभावित उम्मीदवार क्या हो सकते हैं, इन सबको लेकर चर्चा शुरू कर दी जाए। चूंकि औपचारिक तौर पर अभी सीट बंटवारा नहीं हुआ है तो उसके बाद ही उस पर काम तेज होगा। लेकिन पार्टी अपने स्तर पर ये तैयारी कर ले कि कौन कौन दावेदार है, जिससे कि राज्य का पैनल जल्द से जल्द जब चुनाव का ऐलान हो जाए तब उस पैनल की सूची केंद्रीय चुनाव समिति को आ जाए। तो मोटा मोटी बीजेपी ने एक तैयारी शुरू कर दी है कि जिन सीटों पर वो चुनाव लड़ना चाहती है, हम जानते हैं कि जो जीती हुई सीटें वो तो तकरीबन एक तय से तय ही होती है किसी दल के लिए जब सहयोगी के साथ बातचीत होती है। साथ ही साथ वो सीटें जहां पर बीजेपी नंबर 2 पर थी लेकिन मौजूदा समय में जो गठबंधन के सहयोगी हैं उनके विधायक नहीं है, तो ऐसी सीटें भी बीजेपी दावा कर रही है। तो देखना होगा कि अंतिम तौर पर क्या सहमति बनती है, क्योंकि पार्टी के सूत्र ये बता रहे हैं कि बीजेपी चाहती है कि कम से कम वो 160 सीटों पर चुनाव लड़े और उसमें से भी जीत का लक्ष्य 135 से 40 सीटों पर रखा जाए। तो अब देखना होगा कि अंतिम तौर पर जब समझौता होता है तब क्या एक टारगेट तक होता है। इसमें एक और बात है लालचंद कि बीजेपी जब कोई टारगेट रखती है तो उसे बहुत महत्वाकांक्षी बताया जाता है, लेकिन हमने कई चुनाव में देखा है कि उस टारगेट को बीजेपी पूरा करता हुआ कर लेती है। और ये भी बात है कि अभी हरियाणा में जीत से भारतीय जनता पार्टी उत्साहित भी है, आत्मविश्वास से भरी हुई है। और जैसी आप खबर दे रहे हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने ये एक्सरसाइज कर ली है, तो ये उम्मीद की जा सकती है कि जो ही नोटिफिकेशन आएगा और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी शायद पहली लिस्ट जल्दी ही लेकर आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, जुड़ने के लिए, इस खबर पर अपडेट देने के लिए, जानकारी देने के लिए। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र जुड़े हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।